ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। भारत पहुंचने पर बोरिस जॉनसन का जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं वडोदरा दौरे के दौरान उन्होंने एक बुलडोजर कंपनी का उद्घाटन किया, जिसमें काफी करोड़ों रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस दौरान बोरिस जॉनसन का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने बुलडोजर की भी सवारी करी, साथ ही साथ कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात करी। तो वहीं बोरिस जॉनसन का ये भारत दौरा काफी मायनों में नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी, साथ ही साथ कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी। और सियासी मायने यही निकाले जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो सियासी लड़ाई चल रही है जमीन को लेकर, उस पर भी बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री की बात हो सकती है। लेकिन यूक्रेन और रूस पर बातचीत होगी या नहीं, ये तो फिलहाल अब तक तय नहीं हुआ है। लेकिन बोरिस जॉनसन के इस दौरे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कितने सहज और दोस्ती भरे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि ब्रिटेन और भारत के बीच में कितने समझौते होंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन की ये मुलाकात काफी मायनों में महत्वपूर्ण होगी। कोरोना वो वायरस जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस वायरस ने पूरे देश भर में आतंक मचा रखा है और भारत में एक बार फिर ये कातिल कोरोना एक्टिव हो गया है। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, देश के तमाम राज्यों में ये कातिल कोरोना एक्टिव हो गया है और लोगों को मास्क पहनने पर फिर से मजबूर कर दिया है, जिसका असर अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। बीते दिन दिल्ली सरकार की तरफ से मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना तय कर दिया है। तो वहीं अब पंजाब में भी सीएम भगवंत मान ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पंजाब में अब सभी के लिए फिर से मास्क अनिवार्य है। हालांकि मास्क नहीं लगाने पर प्रशासन की तरफ से कोई जुर्माना राशि नहीं देनी होगी, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से लोगों को मास्क लगाने की अपील की जा रही है। हालांकि लोगों को मास्क से राहत कुछ ही दिन पहले मिली थी, लेकिन फिर से अब लोगों को मास्क लगाना पड़ रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में मास्क लगाने से कोरोना का बचाव होता है या फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार मास्क लगाना अनिवार्य करती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स की तरफ से साफ कहा गया है कि देश में चौथी लहर आना संभव है। अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो देश में एक बार फिर हाल बेहाल होंगे और तस्वीरें डराने वाली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें लोक सेवा दिवस के तहत देश के तमाम सिविल सर्वेंट्स को पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार उन्हें केंद्र की तरफ से चलाई गई योजनाओं में नवाचार लाने के लिए दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सिविल सर्वेंट्स को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो करीब 20-22 सालों से सिविल सर्वेंट्स को संबोधित कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कुछ सीखा भी है और उन्होंने अपनी कुछ बातें सिविल सर्वेंट्स तक पहुँचा भी पाए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों को अमल में लाने के लिए जिला स्तर की इकाइयों और संगठनों को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है कि आम नागरिक के कल्याण के लिए जिलों, केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों की ओर से किए गए असाधारण कामों को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। दरअसल सिविल सेवा दिवस 2022 के लिए पहले से ही पुरस्कारों के लिए कुछ प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया था, जिनमें जन भागीदारी या खेलो इंडिया योजना के तहत खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल भुगतान जैसे नवाचार शामिल हैं। बता दें कि इस साल 5 प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिए 10 पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि 6 पुरस्कार केंद्र, राज्य सरकार और जिलों के संगठनों को नवाचारों के लिए दिए गए हैं। सरकार हर साल 21 अप्रैल को इस तरह के दिवस मनाती है ताकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स देश में काम कर रहे हैं उन्हें लोक सेवा में और अधिक नवाचार लाने की प्रेरणा मिले। इसी के साथ ही वो अपनी जन भागीदारी को बढ़ा सकें और तरह तरह की नई नवीनीकरण को लाते हुए देश की सेवा कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस दिए जाने की मांग सरकार से की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार गर्मी ज्यादा होने के कारण गेहूं का दाना सिकुड़ गया है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गेहूं की फसल की पैदावार घटी है, ऐसे में सरकार 500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल पर बोनस दे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव के भी संकेत दिए हैं। हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस का संगठन जल्द ही मजबूत संगठन बनकर उभरेगा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। काबिले गौर है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस में
ये चर्चाएं हैं कि हरियाणा का संगठन जल्द बनने जा रहा है। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत संगठन बनने का दावा साफ इशारा कर रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का जल्द संगठन बनाने पर कांग्रेस हाईकमान मोहर लगा सकता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम में रहे। यहाँ पर सीएम मनोहर लाल ने जिले की कष्ट निवारण समिति की बैठक की। बैठक के अंदर सीएम के सामने 18 समस्याएं रखी गई। इन 18 समस्याओं में से सीएम ने मौके पर 13 समस्याओं का जो है यहाँ पर निवारण करते हुए वो दिखाई दिया। आपको बता दें कि 18 समस्याओं के अंदर जो 2 समस्याएं थी वो पुरानी समस्याएं थी, जो कि पिछले काफी समय से जो है वो जो है सॉल्व नहीं हो रही थी। लोग उसकी वजह से काफी जो है वो परेशान हो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि सीएम मनोहर लाल ने इस मीटिंग की शुरुआत में ही गुरुग्राम के लोगों को जो है कोरोना से बचने के लिए जितनी भी एडवाइजरी है उसकी जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए कहा है और अपील की है कि आप लोग जो है कोरोना की जितनी भी सावधानियां हैं वो जरूर बरतें। इस मीटिंग में बिजली से जुड़ी काफी समस्याएं जो है सीएम मनोहर लाल के सामने आई। यहाँ पर सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि मैंने खुद अडानी से बात की है और जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर प्रदेश में बिजली से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब के तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। पंजाब में कानून व्यवस्था, बिजली व SYL समेत कई मुद्दों को लेकर आज उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को 40 दिन जरूर पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये लोगों तक मैसेज भी पहुंच चुका है कि ये सरकार सिर्फ सपने दिखाने वाली सरकार है। और इसके साथ ही उन्होंने SYL के मुद्दे पर बोला कि पंजाब का एक भी बूंद पानी किसी दूसरे राज्य को नहीं दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह जिस राज्य में जाते हैं उसी के रंग में रंग जाते हैं, तो वो SYL पर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि गवर्नर की ओर से उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि वह इन मुद्दों पर जरूर गौर करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है कल वो जिला कांगड़ा दौरे पे आ रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उनके स्वागत को लेकर जो है सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आप मेरे पीछे ये सीधे पोस्टर देख सकते हैं। लगभग इस तरह के जितने भी पोस्टर हैं वो कांगड़ा हवाई अड्डे से लेकर जो है नगरोटा बगवा तक इसी तरह के जो पोस्टर लगाए गए हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है जेपी नड्डा का जो जिला कांगड़ा पहुंचने पर जो है जोरदार स्वागत किया जाएगा। और अगर बात की जाए तो कांगड़ा हवाई अड्डे से लेकर नगरोटा बगवा तक जो है पूरे इस तरह के जो पोस्टर और बैनर जो है, मतलब अगर बात की जाए तो पूरा भक्ति में अपना भगवा रंग से जो है गग्गल से लेकर नगरोटा तक को रंग दिया गया है। वहीं जगत प्रकाश नड्डा जो है कल नगरोटा बगवा में रोड शो करेंगे और उसके उपरांत जो है वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज सीएम फ्लाइंग टीम और मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र सलारपुर मार्ग पर एक राइस मिल में छापेमारी की। कई घंटों तक चली इस छापेमारी में शुरुआती जांच में सामने आया है कि जब मशीन पर धान के कट्टों की तुलाई की गई और उसकी जांच की गई तो अलग अलग वजन कट्टों में पाया गया। मार्केट कमेटी के सचिव हरजीत का कहना है कि इस संबंध में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राइस मिल से रिकॉर्ड मंगवाया गया है और जांच चल रही है। यमुनानगर जिला सचिवालय में आज हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक। कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की, जहां उन्होंने बताया कि आज 12 परिवार उनके सामने आए थे, जिसमें से 10 को जो है मौके पर ही निपटा दिया गया। और उन्होंने कहा कि 2 जो परिवार हैं वो कोर्ट के अंदर है अभी, और इसी को लेकर जो है अभी उन्हें पेंडिंग रखा है। जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब उसको जो है आगे इस बारे में देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने जो अधिकारी हैं उन्हें भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो है किसी भी काम के अंदर जनता की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता जो है यहाँ तक ना आए, क्योंकि अगर इस प्रकार से अधिकारी काम करेंगे और जनता का काम समय पर हो जाएगा तो इसी को राम राज्य कहा जाएगा और बीजेपी इसी राम राज्य की ओर अग्रसर है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया
कि लगातार बीजेपी सरकार जो है जनता के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम के अंदर एनडीसी पोर्टल और जो विभिन्न अन्य पोर्टलों को लेकर जो परेशानियां आ रही हैं उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो इस प्रकार की दिक्कत आती है, लेकिन जब बदलाव आता है तो इतिहास लिखा जाता है और सरकार लगातार बदलाव कर रही है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हमारी सरकार के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, उनके शासनकाल में आज तक क्या हुआ है। प्रदेश सरकार ने जब से बीजेपी सरकार बनी है प्रदेश के अंदर लगातार विकास के कार्य हुए हैं, कांग्रेस काल में जो है कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज वो सब कुछ फ्री देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज पंजाब की हर चीज़ कर्जे के अंदर है। जहां पर जनता को फ्री देने की बात की गई तो वहीं पंजाब के सीएम केंद्र में 1 लाख करोड़ रुपए का जो है राहत पैकेज मांगते हैं। तो जनता के सामने सब कुछ है। आज अगर हम बात करें तो कोई भी सोसाइटी, जो कोई भी बैंक पंजाब को जो है कर्ज नहीं दे सकती और ना ही कर्ज देना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। दरअसल कल यानी 20 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ पूरे हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, जिसका असर जो है आगामी 22 अप्रैल तक पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज यानी 21 और 22 अप्रैल के लिए आंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही लगातार कई हिस्सों में जो है बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बता दें जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हो रही है तो ऐसे में मौसम जो है पूरी तरह से खराब बना हुआ है। इसके चलते जो है लोगों को ठंड गर्मी से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तापमान की बात करें तो तापमान में जो है 2 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह बादल छाए रहने और हल्की हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना रहा। हालांकि शहर में इस महीने का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही बादल छाने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और पूरे क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आपको बता दें कि उत्तर भारत में मार्च के महीने से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम सुहावना रहा। देश भर के साथ दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम वाले हैं। ऐसे में इन तमाम मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली में जो मरीज सामने आ रहे हैं उसमें से केवल 3% को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो उनका ये कहना है कि अभी भी नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें से कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये चौथी लहर की दस्तक है, लेकिन कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब तक देश में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं होती तब तक इसे चौथी लहर की दस्तक नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य विभाग की माने तो नियमों का पालन बेहद जरूरी है। जहाँ एक और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की बात कही गई है, तो वहीं पर साथ ही साथ कोरोना से बचाव के नियमों का भी पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि अगर नियमों का पालन सख्ती से किया जाए तो कोरोना से बचाव किया जा सकता है। बीती 3 लहरों में लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचाव हो सकता है। ऐसे में इस बार की लहर माइल्ड सिम्टम के साथ साथ कम घातक होगी। इसके लिए जरूरी है कि लोग सख्ती से नियमों का पालन करें। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन टनल का आज विधिवत रूप से उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। बता दें आपको 550 मीटर की ये तीसरी टनल तैयार हो गई है। इसके दोनों छोर आपस में आज मिले हैं, जिसका 9 कंपनी के MD के द्वारा इसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। वहीं पर जानकारी के अनुसार बता दें कि अगले 3 से 4 महीनों में अब जो 5 टनल हैं उनका भी विधिवत रूप से
उद्घाटन जल्द से जल्द किया जाएगा। अवैध हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने एक बार फिर अभियान चलाया है। अगर इस बार अभियान की बात करें तो 10 दिनों में 9 अवैध हथियार बरामद किए हैं और तथा 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। इससे पहले जनवरी माह में इसी तरह का अभियान चलाया गया था। तब भी जो है भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए थे तथा कुछ तस्करों तक भी पुलिस पहुंची थी। इस बार की बात करें तो लगातार अब 10 दिनों की बात करें तो 9 हथियार अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लगातार पुलिस का कहना है कि अब वो तस्करों तक भी पहुंच रही है जहां से ये अवैध हथियार आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश तथा दूसरे राज्यों से यहाँ के तस्कर यहाँ आकर अवैध हथियार सप्लाई कर रहे हैं। उनका कहना है जल्दी ही इस पर नकेल कस ली जाएगी, लेकिन यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 10 दिन की कार्रवाई में 9 अवैध हथियार बरामद होना कहीं ना कहीं अपने आप में पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान है। सरकार द्वारा शुरू की गई डायल 112 कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ प्राण रक्षक भी साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला गांव अलीपुरा में है, जहां आज सुबह एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में नशीला पदार्थ खा लिया, जिसको देखते हुए डायल 112 पर फोन किया गया और शीघ्र ही डायल 112 बगैर किसी एम्बुलेंस की वेट किए हुए महिला के घर पहुंची और वहां पर घायल अवस्था में और चिंताजनक अवस्था में महिला को उठाकर डायल 112 गाड़ी में डालकर होंडा सिविल हॉस्पिटल लेकर आई और वहां पर एडमिट करवा के उसका उपचार किया। डॉक्टरों को कहना है कि जिस प्रकार से महिला की स्थिति बनी हुई है, अगर ये थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो महिला की जान पर पड़ सकती है। महेंद्रगढ़ के गांव डेरलोली जाट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके अंदर ग्रामीणों ने बताया है कि एक व्यक्ति की चौथी पुत्री का जन्म लेने पर जब उस पुत्री को रात के अंदर उसकी मृत्यु हो गई और उसे रातों रात ही शमशान घाट के अंदर दबा दिया गया। ग्रामीणों को जब इसका पता लगा तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और उन्होंने हत्या की शंका जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले के पीछे और कोई बड़ी वजह बताई जा रही है। इस मामले की लेकर जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची है तो पुलिस जांच के अंदर जुटी है। प्रशासन ने वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाकर शव को निकलवाया और शव को निकलवाकर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया और बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर वापसी शव को वहां पे दाह संस्कार उसका किया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। नमस्कार, इस वक्त हम जुलाना के हाईवे नंबर 352 के ऊपर बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जुलाना से निकलकर एक पंजाब रोडवेज की बस थी जो दिल्ली साइड में जा रही थी। अचानक आगे से आ रही एक टाटा मैजिक का जो छोटी गाड़ी होती है उसके अंदर ड्राइवर जो है अब एक भैंस को लिए हुए आ रहा था और अचानक जो पंजाब रोडवेज की जो बस थी उससे आमने सामने की टक्कर हो गई। मौके पर इस वक्त हम बने हुए हैं। मौके ऊपर जो सवारियां थी, काफ़ी सवारियों को चोट भी लगी है। बताया जा रहा है कि सवारी रोहतक की साइड में वो चले गए दूसरी बस के अंदर, जिनको चोट लगी थी वो लोग भी, काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। छोटे हाथी का जो ड्राइवर है वो बताया जा रहा है कि जुलाना के आसपास के गाँव का ही व्यक्ति बताया जा रहा है। पंजाब रोडवेज की बस का भीषण आमने सामने हाईवे नंबर 352 के ऊपर ये एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। बड़ी दुर्घटना इस वक्त यहाँ पर घटी हुई है। जो पंजाब रोडवेज की बस थी उसकी और एक टाटा मैजिक जो छोटे हाथी होते हैं उनकी आमने सामने की जुलाना के हाईवे नंबर 352 के ऊपर टक्कर हो गई। इस वक्त हम मौके से हम आपको 352 के ऊपर लाइव शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। जो बस यहाँ पर है और जो छोटा हाथी जो मैजिक था उसका ड्राइवर जो है मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी है और ड्राइवर इसी गाड़ी के बीच में फंसा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस जो है इस वक्त मौके पर पहुंची है और ड्राइवर की बॉडी को जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से गांव बीरण के किसान की 3 एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल काफी अधिक मात्रा में जल गई, जिसके कारण उसे काफी आर्थिक नुकसान हो गया। पीड़ित किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बीरण के किसान चांदीराम ने तोशाम भिवानी मार्ग पर दांग गांव के निकट 3 एकड़ जमीन ठेके पर ली हुई थी, जिसमें उसने गन्ने की फसल लगाई थी। आज सुबह सवेरे खेत में गुजरने वाली बिजली की तारों से अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में खड़ी गन्ने की फसल में आग लग गई। आसपास के किसानों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, परंतु किसान कामयाब नहीं हो सके। बाद में अग्निशमन विभाग की गाड़ी को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान चांदीराम ने बताया कि तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण उसकी 3 एकड़
में खड़ी गन्ने की फसल काफी अधिक मात्रा में जल गई। उसने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि फसल में हुए नुकसान का जायजा लेकर उसे उचित मुआवजा दिया जाए। रोहतक वासियों को शहर से निजात दिलाने के लिए अब रोहतक ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रोहतक शहर में 14 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रेड लाइट की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ अब पूरी तरह से चालान काटे जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि ई विभाग से उनके घर ही चालान पहुंचेंगे जो रेड लाइट को क्रॉस करता मिला व ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करता हुआ मिला। वहीं उन्होंने कहा है कि शहर में 20,000 के लगभग करीबन ऑटो हैं, जहां जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है, उसके लिए भी OD1 लागू कर दिया गया है। शुक्रवार शनिवार को पूरी तरह से OD1 लागू रहेगा, जिसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज DSP रविंद्र कुमार का भी कहना है कि अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और जो है सख्ताई बरतते हुए नजर आएगी, ताकि कोई भी आदमी कानून की या नियमों की उल्लंघना करता मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघना करते हुए जो भी पाया गया उसके घर ही चालान पहुंच जाएगा, क्योंकि आज से प्रणाली लागू शुरू कर दी है। 17 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज दोषी को मौत की सजा के बदले 20 साल की सजा सुना दी है। और इस पर अदालत का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी के लिए मौत की सजा के बदले आजीवन कारावास की सजा उचित होती है। हमें न्यायिका सिद्धांत के माध्यम से सिखाया जाता है कि अपराध की कठोर सजा हमेशा कारगर नहीं होती। अगर अपराधी में सुधार की थोड़ी सी भी गुंजाइश नजर आ रही है तो उसे एक मौका देना चाहिए। बता दें कि इस केस में पुलिस ने राकेश और फिरोज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें निचली अदालत ने फिरोज को फांसी की सजा सुनाई थी तो राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन फिरोज की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार याचिका दायर की। मौजगढ़ के भाखड़ा नहर में स्विफ्ट गाड़ी डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो सुबह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद पुलिस तक ये जानकारी पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया और 2 लोगों के शवों को सवाने हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखवाया गया है। वहीं पर जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान बलजिंदर गोरीवाला व जसविंदर बड़दादू के तौर पर हुई है। वहीं पर घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बलजिंदर जो कि अपनी स्विफ्ट गाड़ी को किराए पर चलाने का काम करता था और जसविंदर ने उसे रात करीब 9:30 बजे किसी जरूरी काम के सिलसिले से किराए पर ले जाने की बात कही थी, जहां पर 9:30 बजे के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ आने के बाद परिजनों की सिरदर्दी बढ़ गई थी। वहीं पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में रखवाया है। वहीं पर परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि शवों को कब्जे में लेने के बाद परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।